एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एनडीएच मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं महाभारत। आज महाभारत में बात उस राजनीतिक महायुद्ध से पहले उस छद्म द्वंद्व की जो एकता, अखंडता और जाति और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने को आमादा है। आज रात एक मुलाकात होने वाली है जो कल उत्तर प्रदेश का दिन तय कर देगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात संगठन से लेकर भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष के कैंप में हलचल कहीं ज्यादा है, क्योंकि विपक्ष जिस राजनीति का हवाला दे देकर अपनी राजनीति चलाता आया है, उसमें खास वर्ग और खास जाति की एकता को खुद के राजनीतिक भविष्य की मजबूती के लिए इस्तेमाल किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदू समाज में एकता और समरसता का संदेश दे रहे हैं, तो साफ साफ कह रहे हैं भारत में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है, टाइमिंग जरा देखिएगा, जब सूबे की राजनीति में जातीय समीकरणों को लेकर बहसबाजी हो रही है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए और अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर चुनावी मोर्चाबंदी कर रहे हैं। उधर मायावती ने साफ कर दिया कि अब एकला चलो रे, अकेले चलेंगे। उनकी पार्टी इस बार किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली, अकेले मैदान में उतरेगी। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या 2027 की जंग का खाका अभी से तैयार हो रहा है? क्या हिंदुत्व बनाम जातीय समीकरण की जो लड़ाई है वो फिर से केंद्र में आने वाली है? और क्या आज की अहम मुलाकात से जो चुनावी रणनीति है उसे एक दिशा मिल पाएगी? क्या 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? बुआ बबुआ साथ नहीं है, गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं है, नेतृत्व का चेहरा साफ नहीं है, तो फिर योगी वर्सेस ऑल होने जा रहा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 का चुनाव जाति के गणित पर लड़ा जाएगा या फिर विकास के गणित पर, कानून व्यवस्था के गणित पर? हिंदुत्व की केमिस्ट्री क्या फिर से भारी पड़ जाएगी? इस मुलाकात को राजनीतिक संदेश बताने वाला जो विपक्ष है, आज रात 8 बजे उसी मुलाकात का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भागवत कहते आए हैं भारत का मुसलमान अरब से नहीं आया, वो भी हिंदू है। और हां, एक बात और, कहीं घर वापसी कराने वाले सवाल की जो मंशा है उसे लेकर कोई एक अलग से खिचड़ी तो नहीं पक रही, लेकिन टाइमिंग, हम बराबर कह रहे हैं कि टाइमिंग जो है वो मैटर करता है। तो फिर विपक्ष जिन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, कुर्सी तक पहुंचने की कोशिशों में लगा है, वो क्या करेगा? और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द एक बड़ी बहस हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, मंदिर, कुआं और शमशान सभी हिंदुओं के लिए खुले हैं। हिंदुओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संघ सारे हिंदू समाज को एक मानता है। संघ के कुटुंब में जात पात नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। संघ का शताब्दी वर्ष है। भागवत 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर हैं। आज रात भागवत और सूबे के मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले भागवत ने हिंदुओं में भेदभाव खत्म करने का संदेश दिया। लेकिन यह संदेश एक खास कारण से विशेष है। एक दिन पहले अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं, कहीं कुर्मी, कहीं पटेल, कहीं पाल, कहीं मौर्य, कहीं लोध, कहीं लोधी, कहीं कुर्मी, कहीं यादव, कहीं पासी, कहीं पासवान, कहीं निषाद, कहीं मल्लाह, कहीं कोई अन्य पीडीए। अखिलेश यादव ने पीडीए का जाति घेरा बनाकर दावा कर दिया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर केवल पिछड़े दलितों और मुस्लिमों के नाम से फॉर्म 7 कटवा रही है। तमाम जातियां जो गरीब हैं
और जो पढ़ नहीं सकते उनका ये तरीका निकालने के फॉर्म 7 से नोटिस दो। और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं तो फॉर्म 7 जो गलती करते हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है। अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत हो रहा है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म 7 वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग? एक तरफ अखिलेश जातियों वाला सुर अलाप रहे हैं, दूसरी तरफ मोहन भागवत हिंदुओं में आपसी भाईचारे पर जोर दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मोहन भागवत की मुलाकात का एजेंडा क्या रहने वाला है? हिंदुत्व के दो सबसे मजबूत चेहरों के बीच किन किन मुद्दों पर बात होगी? क्योंकि आज यूपी के सियासी गलियारों से ही एक और बड़ी खबर सामने आई, जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया उनकी पार्टी इस बार किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगी और प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है। चुनावी समर में जहां मायावती ने अपना बिगुल फूंक दिया, तो अखिलेश बीडी और मुसलमानों के कंधे पर बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, गठबंधन हो या अन्य विपक्षी दल, क्या 2027 के चुनाव में बाबा को हैट्रिक लगाने से रोक पाएंगे? क्या योगी और भागवत की मुलाकात से 2027 का चुनावी प्लान सेट हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा यानी योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, कौन रोकेगा इस विजय रथ को? आज हमारे साथ मेहमानों की पूरी लिस्ट है। हमारे साथ के शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से होंगे, मलुक नागर महासचिव आरएलडी से, टीना शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस डिबेट में होंगी, अजय वर्मा नेता कांग्रेस से होंगे, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस बड़ी डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। और बाकी आम जनता भी इस डिबेट का हिस्सा बन जाइए। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हैं वो भी अपने मोबाइल पर अपने सवाल खुलकर लिख सकते हैं, जिनसे पूछना उनके नाम भी लिखिए। लेकिन सवाल भागवत ज्ञान 27 में हिंदुत्व से समाधान, सवाल ये है भागवत ने क्यों कहा घर वापसी जरूरी है? सवाल है कि पीडीए की काट हिंदुत्व वाली बात, यह भी सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि 27 में 24 वाला प्रदर्शन दोहराएंगे अखिलेश, यह भी सवाल है। मायावती को 27 में 19 वाला डर तो कहीं नहीं सता रहा, इसलिए तो कहीं अपने हाथ पांव पीछे नहीं खींच रहे। तो ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के बाद सीधे हम डिबेट पर आते हैं और डिबेट की शुरुआत करते हैं। सपा के पास चलते हैं और सपा के दरवाजे पर जाकर यह पूछना बेहद जरूरी है कि आज मोहन भागवत रात के 8 बजे आएंगे उस मुलाकात पर अपने कैंप में बैठकर। आप टॉर्च की रोशनी में देख रहे हैं कि क्या, कौन, कैसे, कब, किस मकसद से मिल रहा है। क्या भागवत और योगी के मिलन से कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फिर कुछ पुराने समीकरण जो हैं वो दोहराए जाने लगेंगे? हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी मौजूद है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, हमें जरा बताइएगा, क्या कोई धड़कन बढ़ी हुई है मोहन भागवत और योगी की मुलाकात के बाद, या कोई ऐसा समीकरण जो आप सेट करना चाह रहे थे, आपको ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ हो जाएगा? क्या सोच क्या रहे? क्योंकि भागवत बराबर कहते रहे कि सबको एक रखना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। पहले भले फॉर्मूला चलता होगा हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे तीन वाला फॉर्मूला है और घर वापसी वाला भी फॉर्मूला है। सपा कैसे देख रही है इस बात को? विवेक जी, जो वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे की है, इसीलिए कभी दिल्ली से लखनऊ, कभी लखनऊ से दिल्ली, कभी नागपुर से लखनऊ, कभी लखनऊ से नागपुर की घबराहट भारतीय जनता पार्टी की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज योगी जी की मीटिंग होनी है, उस पर आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भागवत जी को ये बात की जानकारी नहीं है कि इसी देश में दलितों को मूत्र पिलाया जाता है और तब भागवत का सूत्र काम नहीं आता है, भागवत ज्ञान तब काम नहीं आता है, तो उस समय वो हिंदू नहीं होते हैं क्या? क्या इसी देश में प्रयागराज के अंदर शंकराचार्य जी हिंदू नहीं है? जब उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जब उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो उस पर तो भागवत ज्ञान नहीं आया। तो अगर दलितों के खिलाफ भागवत ज्ञान नहीं आ रहा है, पिछड़ों के खिलाफ भागवत ज्ञान नहीं आ रहा है, यहाँ तक शंकराचार्यों के खिलाफ भागवत ज्ञान नहीं आ रहा है,
और जब बटुक संत होकर जमीन पर पटक पटक कर उन्हें डंडे से जूते से पीटा गया, उनके कपड़े तक उतार लिए गए, तब तो भागवत ज्ञान नहीं आया। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि भागवत ज्ञान किस काम का है? जब इस देश का नागरिक जब हिंदू पिटता है तब भी भागवत ज्ञान नहीं आता है, जब वोट लेने का समय आता है तो भागवत ज्ञान आता है, वो भी 3-4 सूत्रों पर ज्ञान आता है। पहला कहते हैं हम तो हमारे 3। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भागवत जी का, मोदी जी का और योगी जी का इस देश की जनसंख्या बढ़ाने में क्या योगदान है? तो क्या ये आंखों में धूल झोंकने का फार्मूला तो नहीं है? 3 धूल झोंकने वाले जो फार्मूले देश के सामने रखे जा रहे हैं, वो देखिए, बदलती डेमोग्राफी वाला जो फॉर्मूला है या फिर जो लिस्ट है, जो पन्ना है, वो सब कोई देख रहा है। चुनावी शगल है और ऐसे में जो अखिलेश यादव का जो ये ट्विटर वाला पन्ना है वो हमारे हाथ में। यहां पर जो चीजें उन्होंने लिखी, उन्होंने कहीं कुर्मी, कहीं पटेल, कहीं पाल, कहीं मौर्य, कहीं भर, कहीं राजभर, ये लिखने की क्या जरूरत थी आज की तारीख में? क्यों ये अभी नहीं, ये किस डर को बता रहा है? ये सवाल तो इसलिए है, ये डर किस बात को लेकर के? क्या भागवत जी का या फिर योगी आदित्यनाथ का इस चुनाव में बीजेपी का मुकाबला इस लिस्ट के जरिए होगा? ये आप किसे जगा रहे हैं? किसे जगा रहे हैं आप? ये विवेक जी, ये सवाल इस देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से था, चुनाव आयोग से था। जब फॉर्म 7 के जरिए पीडीए के लोगों के वोट काटे जा रहे थे, ये सवाल इलेक्शन कमीशन तो कहीं तो मंशा है ना कि हम भी कुछ बटोर लें, हम भी कहीं समेट लें, कहीं सब कुछ बीजेपी ना ले जाए, ये तो डर है ना। पूरी होने दीजिए, अरे बात पूरी हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अगर वोटों की चोरी करना चाहती है, अगर वोट कटवा के वोट लेना चाहती है, तो ये तो गलत बात है ना। आप सुनना नहीं, आप बीजेपी से सुनना चाह रहे हैं ना? ठीक है, के शर्मा जी आप स्क्रीन पर हैं, के शर्मा जी आप स्क्रीन पर हैं, आप जरा जवाब दीजिए इस बात का। एक मुलाकात होने वाली है, धड़कन दूसरे कैंप में बढ़ी हुई है, लेकिन जो बात हमें लगता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये बात उठेगी कि मोहन भागवत ने कहा कि हम दो हमारे 3, 1-2 नहीं बल्कि 3, और अब ये कह रहे हैं कि जो घर वापसी होगी करवाए जाएं, इस बात को लेकर आपत्ति है। शंकराचार्य से लेकर तमाम मुद्दे इन्होंने गिना दिए जो इनके फेवर में लगते थे, लेकिन कुछ बच गया है तो बीजेपी बताएगी, जवाब देगी बीजेपी। के शर्मा जी। नहीं, देखिए, माननीय योगी जी और संघ प्रमुख भागवत जी, इनकी मुलाकात कोई पहली बार नहीं हो रही है, समय समय पर होती रहती है। इसलिए समाजवादियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने दिल की धड़कनें मत बढ़ाइए, ये मुलाकात गाहे बगाहे होती रहती है। और अभी जो कह रहे थे आप, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और नागपुर, तो भारतीय जनता पार्टी पेन इंडिया की पार्टी है धर्मेंद्र यादव जी। आपकी तरह केवल उत्तर प्रदेश की एक राज्य की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ हमारे नेतृत्व जो है, राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली में रहता है और पूरे देश भर में पार्टी का संगठन है, तो हमारे नेता हर जगह प्रवास करते हैं। तो आप उसको लेके और अपने उत्तर प्रदेश की एक समाजवादी पार्टी की तुलना करेंगे तो इससे ये तुलना सही नहीं है। इसलिए आपके नेता कहीं नहीं जा पाते। हाँ, गाय बगाए दूसरे में कूदते रहते। अभी बिहार गए थे, मुंह की खा के वापस आ गए। ऐसे ही मध्य प्रदेश चले गए थे तो कांग्रेस ने ही भगा दिया अखिलेश कह के, और वो ममता बनर्जी के यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी आ जाएंगे। तो ऐसे जो है, इसलिए इस तरह के फ्रेज उपयोग न करें। तीसरी बात शंकराचार्य की आप कर रहे हैं, तो मैं उस डिबेट पे बहुत, क्योंकि आज वो विषय भी नहीं है, लेकिन इतना याद दिला दूं कि ये वही शंकराचार्य हैं जिनको बनारस में आपने लाठियों से पीट पीट कर लिटा दिया था। याद है आपको? ये वही शंकराचार्य है जिसको अखिलेश की पुलिस ने मारा, अखिलेश के इशारे पे मारा। तो तीसरी बात, रही बात योगी जी के सम्मान असम्मान का, आज मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कल के बिस्ट और ये वो, ऐसा अपमान अखिलेश यादव निरंतर मुख्यमंत्री जी का करते रहे। आज से नहीं कर रहे हैं, 2017 से कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि योगी जी को महंत इस देश की जनता ने बनाया, जो धर्माचार्यों ने बनाया। अखिलेश यादव की हैसियत नहीं कि वो किसी को धर्माचार्य बना सके। महंत उनको बनाया तो यह देश के साधु संतों ने बनाया, गोरख पीठ के वो महंत हैं। और ये अखिलेश यादव की देन नहीं है, और अखिलेश यादव के सम्मान के वो मोहताज भी नहीं।
जो अखिलेश यादव अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए, मुलायम सिंह के भरे मंच से जिसकी माइक छीन लिया और जिसको अपमानित करके उतारा, वो अखिलेश यादव किसी व्यक्ति का क्या सम्मान करेंगे? ठीक है, एक छोटा सा जवाब देते हैं, एक छोटा सा जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से। ठीक है, एक छोटा सा जवाब देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के राजनीतिक एक विषय नहीं, हमें लगा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आप मुस्कुरा रहे थे जब के शर्मा कह रहे थे, तो आप मुस्कुरा रहे थे। हमें लगा कि ये हंसकर उनकी बातों को आप मान जाएंगे, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था के शर्मा पूरे देश को ये बता दे कि मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी में क्या पद रखते हैं कि पूरे देश में। नहीं, ये डिबेट का हिस्सा नहीं ना। हम तो सरसंघ चालक बोल रहे हैं, हम आरएसएस प्रमुख बोल रहे हैं। बात इसकी नहीं है, हमें तो उसी घबराहट की चिंता हो रही है। सुनिए तो, आप घबरा रहे हैं। सुनिए ना, शर्मा जी ने कहा ना कि ये पैन इंडिया की पार्टी है, इसी लोग मिलते हैं जाते हैं। अरे समाजवादी पार्टी भी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और उत्तर प्रदेश में आपसे ज्यादा सीटें जीते हैं लोकसभा में, तो हमारी पार्टी इतनी छोटी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं, इस मैटर पर नहीं आते हैं, ये उदाहरण के तौर पर था। नहीं, उसका जवाब हो गया। नहीं, उसका जवाब हो गया। नहीं, इस पर नहीं आएंगे, समय की बर्बादी हो जाएगी, देश की जनता देख रही है। नहीं, इस पर नहीं जाएंगे। सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। सतीश जी, जरा प्रकाश डालिएगा कि बसपा ने साफ तौर पर कहा अब अकेले चलेंगे, सीधे चलेंगे, किसी की जरूरत नहीं। क्या ये डर है कि 2019 वाली कहानी फिर से रिपीट ना हो जाए? नहीं, देखिए विवेक जी, अकेले नहीं चलेंगे, जनता के साथ चलेंगे, वोटर के साथ चलेंगे, हिंदू के साथ चलेंगे, मुस्लिम के साथ चलेंगे, अगड़े के साथ चलेंगे, पिछड़े के साथ चलेंगे, यूथ के साथ चलेंगे, बेरोजगार के साथ चलेंगे। ये कैसा कह दिया? बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ डायरेक्ट गठबंधन करेगी। और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन का इतिहास बहुत बेहतर नहीं है। उसने जितने भी गठबंधन किए, उसका वोटर बहुत भोला वाला है, वो तमाम लोग उसका फायदा उठाते हैं और बहुजन समाज पार्टी को अपनी वोट ट्रांसफर नहीं कर पाते। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छी तरीके से जान सकी कि बहन जी की सरकार 2007 से लेकर के 2012 तक 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। आपका कहना है कि भ्रम टूट गया? जी, आप कह रहे हैं कि भ्रम टूट गया आपका? आपको भी लगा था कि कोई चांस मिलेगा? सुनिए, देखिए विवेक जी, बेरोजगार व्यक्ति की कोई जातिदान नहीं होता। हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है और बेरोजगार व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही। मोहन भागवत जी को ये बात पूछनी चाहिए योगी जी से जाकर के, जब 8 बजे मिलेंगे, कि जब शादी नहीं होगी तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? दूसरी बात, अगर भागवत जी आज मुख्यमंत्री से जाकर के मिलेंगे तो सवाल पूछेंगे कि हम 20,000 पदों को जो पिछड़े दलितों के कहना का योगी सरकार खा गई, उनको वापस करेंगे। वही भागवत जी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो योगी जी से ये पूछे कि तमाम जो पिछड़ों के दलितों के जो पद है उनके ऊपर NFS लगाया जाता है। अभी तो कदम नहीं पड़े, भागवत जी रात में आएंगे, रात में मुलाकात होगी, कदम अभी नहीं पड़े हैं, तब से ऐसी धड़कनें तेज हैं। बस उसी स्पंदन को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। मलूक नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी RLD से। मलूक जी, क्या जवाब है इनका? यहां पर जाति छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, हमारे हो जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा, काट डालेगा, ऐसी चीजें चल रही हैं। ये डर आपको दिख रहा है? अगर ये पॉलिटिकल डर है, कहीं जीत हार वाला डर है, तो इसका एंगल आपकी समझ से क्या है? विवेक जी, पूरे डिबेट का थीम या बहस की तरफ ले जाना चाहते हैं, कौन पार्टी का पक्ष रखने वाला क्या पक्ष रखता है, ये उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्यों नहीं सोचते, ये क्यों नहीं कहते? कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी का बयान था, इस देश में इस्लाम के लोगों के बगैर भी ये देश पूरा नहीं होता। ये क्यों नहीं सोचते? इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। या इस बात को ऐसे क्यों नहीं लेते कि जो
सारी जातियों को उत्थान की बात है, जिसको परिवर्तन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जाएं तो 600 किलोमीटर दलित मुसलमान के हैं, आदिवासी मुसलमान के हैं, गुर्जर मुसलमान के हैं। तो जब 370 हटने के बाद जो उन्हें आज़ादी मिली है, उनका जो उत्थान हुआ है, इंद्रेश जी जो बहुत कद्दावर एक पद के आदमी हैं संघ में, वो उनके बीच में काम कर रहे हैं। वो इतनी खुशियां हैं उन लोगों को, इतने खुश हैं वो लोग, और इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हैं। तो इन सब चीज़ों में बगैर मतलब के कीड़े डाले जाएं, मगर मतलब की बुराई निकाली जाए, अच्छे तरीके से देश के लिए सब लोगों का उत्थान हो, देश तरक्की करे। और जो कांग्रेस के 2040 में चौथे नंबर की इकोनॉमी होगी, हमने 2025 में ही वो इकोनॉमी हो गई, और रात दिन पूरा देश लगातार तरक्की कर रहा है, खेल की दुनिया में, फौज की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में। तो उधर क्यों नहीं सोचते, केवल दूसरी तरफ क्यों लेके जाते हैं? जहां तक बात है जातियों की, कि पिछड़ों की, दलितों की, अकलियत की वोट काटी जा रही है। इस देश के संविधान लिखने वाले बाबा अंबेडकर साहब ने जो ताकतें दी पिछड़ों को, दलितों को और अकलियत समाज को, तो इस देश का प्रधानमंत्री आज पिछड़ा, इस देश का राष्ट्रपति महामहिम दलित, आदिवासी, और इस देश का उपराष्ट्रपति पिछड़ा। किसी की हैसियत नहीं, किसी की औकात नहीं अगर कोई पिछड़ों की और दलितों की वोट काट दे। और अगर मुसलमानों की बात आती है तो संघ प्रमुख का भी यही बयान रहा है, माननीय प्रधानमंत्री का भी रहा है। हम भी कह रहे हैं ये कांग्रेस और उसकी साथी पार्टी ठेकेदार नहीं है। जहां मुसलमानों को जरूरत पड़ेगी, इस देश के संविधान के अनुसार हम खड़े हैं, उनके साथ डट के खड़े हैं। तो ये झूठी अफवाह जो 2024 में चला दी, अब ये झूठी अफवाह नहीं चलने वाली। 24 में जो चली अफवाह थी अब नहीं चलेगी, ये मनुख नागर कह रहे हैं। अजय वर्मा जी, काटने की सोच मिले। अजय वर्मा जी, रिसोर्सेज को जब तलाशेंगे तो कुछ पुराने बयानों को देखना होगा, अभी उन्होंने क्या कहा, उससे पहले क्या कहा। लेकिन भागवत के बयान और उनके आगमन को लेकर जो सियासी खींचतान है, ये कहीं ना कहीं अंधेरे में एक उजाला दिखता है बीजेपी को। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, आपके चश्मे में क्या दिख रहा है, जरा हम भी देखना चाहेंगे। विवेकानंद जी, ये भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री और 196 कंट्रियों में भारत का लोकतंत्र बेस्ट लोकतंत्र माना जाता है, डेमोक्रेसी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है। पिछड़े अगड़े पंडित बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, ब्राह्मण, हम वो नहीं है कि घूसखोर पंडित बनवा दें, पीछे से सपोर्ट कर दें। हम वो नहीं है यूजीसी में कुछ करा दें, सपोर्ट कर दें। अब इनके देखिए, मोहन भागवत जी, उन्होंने कम कहा। मैं उनको चिट्ठी लोग लिख रहे हैं, भेज रहे हैं कि साहब ये कहिए 3 नहीं 6 बच्चे होने चाहिए। जब आप देखिए देश की सरकार जब हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, हिंदू मरते हैं, तो मोहन भागवत जी, इनके चेहरे, इनकी टीम, बीजेपी के छोटे भैया, बड़े भैया, सारे प्रवक्ता बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू मर गए, हिंदू मर गए, हिंदू मर गए। और वो हिंदुओं को आंख खोलने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वहां सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री तो डर के मारे नहीं गए, इसलिए कि वहां पकड़ हो जाती। तो क्यों स्पीकर साहब को वहां भेजा है? अब हिंदू नहीं मर रहा वहां, अब अत्याचार नहीं हो रहे वहां। ये बड़ा शर्मनाक, और देश के हिंदुओं को आंख खुलनी चाहिए कि बांग्लादेश में जाके रैक कॉर्पोरेट दे के बधाई दे के आ रहे हैं, और जमाते इस्लाम के उस हेड के साथ, जिसे आप कहते हैं आतंकवादी संगठन है, चाय पी रहे हैं हमारे देश के नेता और अभिनेता और हमारे अफसर वहां बैठ के। तो ये दोहरा रवैया। अब मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं, अरे भाई आजादी में कोई योगदान आपका था नहीं, 4 बार आपके ऊपर बैन लगा। ये सवाल कब से पूछ रहे हैं? सुन लीजिए विवेक जी, ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? अगर कोई बोल रहा है कि अगर हिंदू नहीं हिंदुस्तान, भारत अगर एकजुट है, एक संगठन की तरह साथ मिलकर बढ़ेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, फिर आपत्ति क्या है साहब? आप इसका निगेटिव मतलब क्यों देखते हैं? 4 बार जिसपे बैन लगाया गया हो, देश के बापू महात्मा गांधी की हत्या में जो लोग शामिल होकर लड्डू बांट रहे हो, वो संगठन जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो, उसकी वकालत की बात करते हैं। ठीक है, आपने सिर चढ़ा रखा है, आप चढ़ाइए। ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसियों का है। यहाँ सबको समानता देता, कोई किसी। और मेरे मित्र जो है भाई मलूक नागर, बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया एमपी रहे, लेकिन अब इनका नाम हो गया मलूक पलटू राम नागर। क्यों पलटू राम? नहीं, आपने सुनिए, तो कांग्रेस ने क्या टाइटल बदलने का ठेका ले रखा है? जो आपकी बात माने वो ठीक नहीं, सुनिए, आप नहीं आप नहीं चाहते हैं कि, अरे आप नहीं चाहते हैं कि 5 उंगलियां मुट्ठी की तरह ताकतवर रहे? आप कांग्रेस बोल दे, नहीं, कांग्रेस यहाँ बोल दे, अरे कांग्रेस बोल दे कि हम जितने बिखरे रहेंगे उतने मजबूत रहेंगे। अभी सुन लीजिए,
सत्ता का सुख लेने ये यहाँ आ गए। विवेक कभी भाई, हमारे साथ जी, मलुक जी। नागर साहब थे। नहीं ठीक है अजय वर्मा जी, हवा में मत घुमाइए। मलुक नागर जवाब दीजिए इसका। हम आते हैं तुरंत, टीना जी आ रहे हैं। मलुक जी। जी देखिए, पहली बात तो ये, जब देश आज़ाद हुआ तो सब कांग्रेसी थे, और कांग्रेस को अजय भाई मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, अच्छी तरह जानता हूं। कांग्रेस से मैं विधायक रहा हूं, और 2001 में हम पूरा देश में अकेला परिवार था जिसमें कांग्रेस के सगे 3 भाई AICC मेंबर थे। हम 25 साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हमने जिंदा रखी। अरे जब कांग्रेस को मारने का ठेका ही ले रखा तुम लोगों ने, और आज भी पूरे देश में सब कुछ होने के बाद भी आज भी जाति की राजनीति 8% केवल रहेगी। बीच में नहीं जी मलुक जी, 8% केवल आबादी पे तुम्हारी सरकारें हैं। 8.5% तुम्हारी केवल सरकारें हैं। अरे जब तुमने तो नाश तो अपना लेना ही है, लुटिया डुबोनी ही है। किसी भी प्रदेश में जिस पार्टी के क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलते हो उसे भी ले बैठते हो। तो तुम्हारे साथ मरने से अच्छा देश के लिए काम करें, और जो देश की तरक्की करा रहा हो उनके साथ काम करें। काफी गंभीर मुद्दा है। अगर कांग्रेस और सपा इस पर मुस्कुराएगी तो ये खुद में एक हास्यास्पद बात है। सारे रामो, नहीं आप कोई डेटा आप कोई डेटा लाइए ना, आप कोई डेटा लाइए। आप जो लिटरेचर लिख करके सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, नहीं मैं तो ये नहीं करिए ना, ये मत करिए। मैं करना बंद करिए। मैं तो अजय को धमका रहा था, अजय भाई को। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, अजय भाई को धमका रहा था। धमकाना है ही नहीं, अपनी बात तरीके से रख देनी है। अजय जी छोटी टिप्पणी, छोटी 7-8 इंच वाली बस। देखिए मैं कह रहा हूं मलूक भाई की मजबूरी ये है कि ये सत्ता के साथ है। ये एपिस्टिल फाइल पे चर्चा नहीं करेंगे। पार्टी छोटी हो गई, 8.5% में रह गए। यूपी में केवल 2 विधायक रह गए। रोम तो पूरी बंधिया बैठ गई यूपी में। अखिलेश जी उसका काम ये था कि जैसे एपिस्टिल ने अपना वो टाबू बना रखा था, छोटे करोगे ही नहीं। उसने भी इटली में अपना टाबू बना रखा था। फर्क समय का था। टिबोरियस भी वही अत्याचारी था, यौन शोषण का अपराधी था। जब तक नेता प्रतिपक्ष, नेता पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे तो भारत की बदनामी संसार में होती रहेगी। बस समय का फर्क है। टिबोरियस आ गया, एपिस्टिन आ गया, अब कोई और आ जाएगा। फिर अभी प्रिंसिपल लेवन्ना आ गया था, कर्नाटका का वो MP, जिसके ऊपर कहा मित्रों। तो अजय जी क्या आप सोचते हैं आपसे सवाल ना पूछे जाए? मोदी के टीना जी, टीना शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जो विश्लेषण है उत्तर प्रदेश का, वो किसी की चहलकदमी से, उसके कदमों की आहट से अगर कांपने लगे, डर जाए, अपनी स्ट्रेटेजी पर वोट बिठा दे, तो इसे आप क्या कहेंगी? आज एक गहरी लंबी मुलाकात होने वाली। 6 बजे डिबेट शुरू हुई है। मुझे 25 मिनट बाद अपने 4 पुरुषों को सुनने के बाद आपने मुझे समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अस्तित्व है, और भारतीय जनता पार्टी की मूवमेंट, अगर नागपुर में कोई मीटिंग हो रही है तो उसके अलग मायने होते हैं। नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और मोहन भागवत जी से नहीं मिलते हैं। जिसकी अटकलें हैं वो मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। मुझे लगता है कई बैठकें ऐसी होती हैं जिनकी चर्चा पब्लिकली नहीं की जाती है, और ये पार्टी का एक लोकतांत्रिक, मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी का एक लोकतांत्रिक व्यवहार होता है, जिस लोकतांत्रिक व्यवहार के जरिए वो अपनी मीटिंग्स को करते हैं। उनकी मूवमेंट पे इस तरह की नज़र रखना और उसको यूपी की पॉलिटिक्स से जोड़ना और योगी जी के साथ उनकी बैठक को एक अलग मायने देना, मुझे लगता है कि बहुत सूट करता है सपा को और बसपा को, जो कि धरातल पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सपा की सीटें हैं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि 2019 में जो मायावती ने अपना प्रयोग किया था वो बिल्कुल सिरे से फेल हुआ था। इनके पास पॉलिटिक्स के किसी विषय पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये कानून व्यवस्था पे बात करते तो ये अपनी कानून व्यवस्था जो इनके समय में रही है सपा और बसपा के समय में, उसमें फंस जाते हैं। अगर ये अवधेशानंद जी पे बात करते हैं तो ये उस पर फंस जाते हैं। शंकराचार्य पे बात करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। अगर ये 20% जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत क्लियर बोला है विवेक, कि 20% जो वोट है वो हैदराबादी को, वो वो अचकन वाले को और वो टोपी वाले को और वो बिरयानी वाले को दिल्ली में नहीं आने दें या उसको बंगाल में नहीं आने दें, तो ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल सामने है। ये 20% वोट पे खेल रहे हैं। इनके लिए जनता वोट बैंक है। इनके लिए ये जो दलितों की बात करते हैं, सतीश मिश्रा बसपा पार्टी में है, कितने पंडितों का इन्होंने वो किया है, कितना भला किया है, और दलितों के नाम पे या यादवों के नाम पे या
यहाँ पे जिस तरह की पॉलिटिक्स टीना जी, आपत्ति है सपा को? उत्तर प्रदेश आपके में, वक्तव्य उत्तर पर प्रदेश से सपा आती को हूँ, आपत्ति पश्चिमी- है, जी, कांग्रेस को बिल्कुल, आपत्ति है? नहीं होने दीजिए आपत्ति तो इनको बिल्कुल होगी, क्योंकि इनके पास और कोई सब्जेक्ट नहीं है बात करने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, वहीं का मेरा जन्म है और मेरा पूरा अधिकार है अपने प्रदेश का आकलन करने का। जिस तरह से अरबों खरबों रुपए कमा के आज एक घर बैठे हुए हैं, चाहे उसमें मायावती हो, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो या उनके पिताजी हो, ये इनका चंदा दो, धंधा दो, चरित्र दर्शाता है। इन्होंने जनता का क्या भला किया है, ये चश्मा जब चढ़ा दिया जाता है भाजपा नहीं का। ठीक है टीना जी, जरा सपा के सुनते हैं। नहीं ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं, सपा को मौका मिलना चाहिए। सपा को ऐसा ना लगे कि इस डिबेट में उन्हें मौका नहीं मिला, हमने बिठाकर रखा। जी बिल्कुल बोलिए धर्मेंद्र यादव जी। हाँ, पर शंकराचार्य पे जब बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। विवेक जी, शंकराचार्य के साथ जो हुआ था विवेक जी, धर्मेंद्र जी, सरकार में, वो हम भी बोलेंगे। टीना जी, विवेक जी, हाँ विवेक जी, टीना बहन जी ने कानून व्यवस्था की बात कही तो मुझे खुशी होती कि अगर एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ के आती। और उत्तर प्रदेश में जो महिला अपराध है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, दलितों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, पास्को एक्ट यानी बच्चियों के खिलाफ में अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये सारे आंकड़े भारत सरकार के हैं, कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता था पहले, तो अपराध रजिस्टर भी नहीं होते थे, थानों में रिपोर्ट भी नहीं होती थी। मुलायम सिंह यादव और बसपा के समय का हमने हालात देखे हैं सर। आप क्या बताना चाहते हैं? लोग नोएडा में एंटर नहीं करते थे, लोग नोएडा में एंटर नहीं करते थे। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जितने नोएडा में गाड़ी लेकर गड्ढे में गिर गया और कानून व्यवस्था 90 मिनट तक वो पानी में तैरता रहा, मर गया बेचारा, निकाल नहीं पाए। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आज टंकी बन रही है, कल गिर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपका पाप का घड़ा भर गया है और भ्रष्टाचार की टंकी भर गई है। ये तो है भारतीय जनता पार्टी। तो आप उसके बारे में अगर बोल देंगी तो इस समाज का भला होगा, उत्तर प्रदेश का भला होगा। विवेक, क्या मैं इसका जवाब दे सकती हूँ? विवेक, क्या मैं आंसर दे? बिल्कुल, क्या मैं इसका जवाब दे सकती हूँ? टीना जी, विवेक, क्या मैं इसका जवाब दे सकती हूँ? हाँ बिल्कुल दीजिए टीना जी। विवेक, क्या मैं इसका जवाब दे सकती हूँ? बिल्कुल टीना जी, आप जवाब दीजिए। बुलडोजर किसकी सरकार में चल रहे हैं? किसकी सरकार में गैंगस्टर्स के घर जो है वो ढहे जा रहे हैं? किसकी सरकार में जो है वो गैंगस्टर आज सलाखों के पीछे हैं? किनके एनकाउंटर हो रहे हैं? धर्मेंद्र जी सुनिए, लिस्ट फाइल खोलनी शुरू की है टीना जी ने। जब दो लड़कों को, दो जवान लड़कों के बाप के सामने तेजाब डाल के जला दिया जाता है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। अतीक अहमद भूल गए हैं ये, इनके पाले हुए गुंडे, इनके पाले हुए गैंगस्टर, ये सब भूल गए हैं क्या? ये सब भूल गए हैं आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं सिर्फ सरकार में आने के लिए? कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति है वो इनके समय से, मायावती और बसपा और सपा के समय से बहुत बेहतरीन स्थिति है। आज वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, आज वहाँ पर 100 बात की एक बात, अगर उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, माफिया राज खत्म हो रहा है, जो आप कह रहे हैं, दिक्कत किसे है? कौन इस राज को? बिल्कुल नहीं ठीक है, क्या दिक्कत है? एक आम जनता अगर खुश है तो उससे किसे दिक्कत है? दिक्कत उन्हें होगी जो जात पात की राजनीति नहीं उस भंवर में धकेलेंगे, उन्हें दिक्कत होगी। के शर्मा 20% का जो के शर्मा जी, फ्लक्चुएटिंग वोट बैंक जो है 20% का, उस पे आप खेलना चाहते हैं। ओवैसी टीना जी 1 मिनट, के शर्मा जी को लाइए। के शर्मा पे है, बसपा पीयूसी पे है और देखिए जी, मैं 2-3 प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। एक प्रश्न यहाँ पर मायावती जी की पार्टी के जो विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि मायावती जी को अब समझ आ गया है कि उनका फायदा उठाया जाए। तो एक चीज मुझे आश्चर्य होता है कि रेस्ट हाउस कांड लगभग 1996 में हुआ। इतने सालों बाद मायावती को समझ आया, ये ब्रह्म ज्ञान अभी हुआ है कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। इसके बावजूद उन्होंने गठबंधन किया, किस लिए किया? इस समाजवादी से सत्ता के लिए। और जब पूरी तरह से चुनाव हारी तो अब उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। वास्तव में मायावती जी अपने जो भी वोट बैंक था, अब तो खैर कुछ बचा ही नहीं है, अब तो साफ हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उस वोट बैंक को खत्म करने की जिम्मेदार मायावती है, सत्ता की लालच के लिए ऐसे दलों से हाथ मिलाकर। दूसरा, मुझे आश्चर्य हुआ, बार बार एसआईआर की चर्चा हो रही थी। देखिए, एसआईआर के संदर्भ में विवेक जी, पहले भी बिहार में कांग्रेस ने बहुत उछल के बातें की, सब कुछ हुआ, बिहार का चुनाव खत्म हो गया। अब कोई राहुल गांधी वहां जाते भी नहीं, अब किसी को ढूंढते भी नहीं और ना कोई वहां केस लिखे।
सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी, सदन के अंदर चर्चा हुआ, वहां से भाग खड़े हुए, बहस नहीं सुन पाए, और अब अखिलेश यादव इस SIR के जड़ी बूटी को लेके सोच रहे हैं ये संजीवनी। और सच्चाई ये है कि विवेक जी, मैं आपको, आपके बहुत बड़ा नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में आपके चैनल का, एक मुझे प्रदर्शन बताइए, किसी का वोट कट जाए और वो जनता वहां पर प्रदर्शन भी न करे या बोले भी ना। ये लोग जो है झूठे आरोप लगा रहे कि लाखों लोगों के वोट काट दिए, ये कर दिए, जातियां गिना रहे हैं बैठ के। ये जाति का जहर इस तरह से प्रोपेगेंडा से नहीं चलने वाला है। यदि इतने लोगों के वोट कट जाएंगे और जनता इतनी नासमझ है उत्तर प्रदेश की कि वो जो है रोड पे भी नहीं आएगी, आवाज तक नहीं उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 10 लोगों के भी नाम ऐसे कटे हैं गलत ढंग से तो आप लाके खड़े कर दीजिए। मैं मानता हूं छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, जो कि चुनाव आयोग का काम है वो सुधारेगा, लेकिन इस तरह से जो ये रट लगाते हैं, ये इनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है कि ये चुनाव लड़ने के लिए, बिहार में तो आपको आश्चर्य होगा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार चुनाव बहिष्कार तक की बात कर दी थी, लेकिन फिर थूक के चाटे गए, उसी चुनाव आयोग के नीचे चुनाव लड़े और कोई तथ्य नहीं दे पाए। एक बात में सतीश प्रकाश कुछ कह रहा है, सतीश प्रकाश आपके विषय का उस चर्चा का संदर्भ नहीं है, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 4 बार संघ पे प्रतिबंध लगा। सतीश जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, ये कांग्रेस पार्टी ने लगाया, कुछ तकनीकी खराबी है आपकी तरफ से। नहीं, मैं बोलूं, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही शर्मा जी। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूं, ये 4 बार प्रतिबंध किसने लगाया? ये चारों बार संघ में प्रतिबंध कांग्रेस पार्टी की कुत्सित मानसिकता के कारण से लगा, लेकिन इस संघ के ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाया किसने? इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया। सर्वोच्च न्यायालय के सामने कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। ये कांग्रेस की दुर्दशा थी और संघ 100 वर्ष पूरे करके आगे बढ़ रहा है और कोई माई का लाल, मैं कहता हूं ये गांधी खानदान अपनी एड़ी 5 पुश्ते पैदा कर ले, संघ का बाल बाका नहीं कर पाएगी। इनकी इतनी क्षमता भी नहीं, औकात भी नहीं। संघ अपने ऐतिहासिक 100 वर्ष पूरे कर रहा है और वर्षों तक रहेगा। और इनका बना है एक संगठन सेवा दल, पहले ही दिन जो है पानी पिलाता हुआ फिर रहा, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है जो संघ के साथ बात करते हैं, बातें करते हैं। अरे संघ को समझो, संघ को जानो, ये गांधी परिवार के बस का नहीं है। इस तरह से ये गॉड से संघ पर प्रतिबंध हुए और संघ पर रोक। सुनो विवेकानंद जी, और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, इनकी किताब और तुम्हारे जैसे ये कांग्रेस के जैसे लोगों से संघ को कोई असर नहीं पड़ता है। ये कहना चाहता हूं, ये सुन लीजिए, अब आपने कह लिया, ये जो अपनी सीडी लाए हैं कहने की, कि वही काम कर रहे हैं जो गॉडसे ने एक नियत्ते वृद्ध के गोली मार के हत्या करी थी। ये आसाराम बापू के परम शिष्य के शिष्य यहाँ बैठकर ज्ञान की किताब और गांधी परिवार को करने का काम, गांधी जी की हत्या का फाइल पढ़ के आओ, फाइल पढ़ के आओ, आप पढ़ के आइए, पढ़ के आओ के ऊपर भैया, कांग्रेस ने लगाया। बहुत शुक्रिया आप सभी का महाभारत में आने के लिए। महाभारत इस बात को लेकर है कि यूपी की दिशा और दशा कैसे बदलेगी। जो हो रहा है, जिन्होंने पुराना समय देखा है वो चेत रहे हैं, और जहां तक मोहन भागवत का सवाल है, उनकी अब कदमों की जो आठ है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष अभी थोड़ा थर्रा रहा है। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH